फंक्शनैलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स एंड इट्स लीगल स्टेटस। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इंडिया की अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप जानते हैं सबसे ऊपर जो बॉडी आती है हमारी वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नीचे एक और बॉडी को अपॉइंट किया हुआ है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन द स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी कि ये बेसिकली मार्केट रेगुलेटर है जो कि एक्टिविटीज जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। और यही वो बॉडी है जो कि उनके लिए जो भी नए नियम बनाता है हटाता है, ये वो बॉडी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आइए नेक्स्ट बॉडी है हमारे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लिक्विडिटी कंसर्न्स। क्योंकि देखिए अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी। इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी, सिस्टम इन द लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू काइंड्स ऑफ पॉलिसीज। नंबर वन इज मॉनेटरी एंड नंबर टू इज फिस्कल्स। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है बेसिकली जिन पॉलिसीज पे फोकस करता है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसीज। हर 2 महीने में यानी कि बाय मंथली पॉलिसीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस करता है। फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाकायदा टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर वो आपको ये बताते हैं कि आने वाले समय में हमारे रुपए की चाल कैसी रहेगी, इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, जो टैक्सेस उन्होंने आप लोगों से इकट्ठे किए हैं, पब्लिक से इकट्ठे किए गए हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा और आने वाले 2 महीने हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसे रह सकते हैं। प्लस क्रूड ऑयल की मूवमेंट को भी फोकस में रखते हैं क्योंकि इंडिया को बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को बाहर से खरीदना पड़ता है। और इसके अलावा यूएस डॉलर और इंडियन रुपी के रिफ्लेक्शंस को भी ये लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग दी पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी मेकर होते हैं, इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े यानी कि हमारी ग्रोथ किस तरीके की रह सकती है आने वाले समय में, और इसके अलावा जो दूसरी चीजें होती हैं ग्रोथ को लेकर के उनके बारे में भी डिस्कशन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसके बाद आइए, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, सबसे टॉप पे मैंने आपसे कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर मैंने आपसे कहा सेबी, फिर मैंने आपसे कहा आरबीआई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है जी वो आता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। यानी कि अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तक हम पहुंच गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए ये अपने नीचे हायर करता है ब्रोकर्स को। जैसे कि आज हम जानते हैं ब्रोकर्स फ्रेंचाइज मॉडल अवेलेबल है। कुछ ब्रोकर्स के नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे रिलायंस मनी है, आपका मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, आईआईएफएल है। लॉट्स ऑफ ब्रोकर्स आर बीइंग देयर इन इंडिया। ऑफलाइन सिस्टम भी जो कि अवेलेबल होता है जिनके पास, और ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करते हैं। इसके नीचे फिर ब्रोकर्स अपने नीचे सब ब्रोकर्स को हायर करते हैं। हालांकि अब एक्सचेंज ने सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। अब ये बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। और ये जो होते हैं सब ब्रोकर्स जो हैं सब ब्रोकर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। सब ब्रोकर्स फिर अपने नीचे क्लाइंट्स को बनाते हैं और फिर एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है। इस तरीके से जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी हायरार्ची भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि एक ब्रोकर के नीचे मान लीजिए अगर 100 सब ब्रोकर्स उसने रखे हुए हैं तो वो उन 100 सब ब्रोकर्स के अंतर्गत जो भी काम हो रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, वो उसको देख सकता है लाइव मार्केट के अंदर। तो ब्रोकर्स की हायरार्ची भी कहीं ना कहीं इसमें मौजूद होती है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से जो है हमारी स्टॉक मार्केट्स इंडिया के अंदर वर्क कर रही हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक क्लियर